रिश्ता रिश्ता एक अहम भूमिका निभाता है हमारे लिए। कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और कभी पराये भी अपने हो जाते हैं। हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ भरोसा किसी अपने पे करने की कीमत एक मासूम ने अपनी जान दे करके चुकाई। आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करने आई हूँ ना, ये स्टोरी कोई हॉरर स्टोरी नहीं होने वाली है। ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये स्टोरी एक माँ और बेटी की है। उन्होंने मेरे साथ ये घटना शेयर की है और उनका शेयर करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें। उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ ये भी मुझे कहा है कि वो अपने पर्सनल किसी भी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि आसपास के लोग उन्हें इन सारी चीज़ों को लेकर के पूछताछ करेंगे जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका सिर्फ मोटिव ये है कि 10 में से 1 लोग भी अगर अपने आप को सेव कर ले तो ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो माँ होती हैं उनका नाम और जो बेटी होती हैं उनका नाम हम रखते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग। तो जो माँ होती हैं उनका नाम है आरती और जो बेटी हैं उनका नाम है रिया। आरती जी ने बताया है कि जब उनकी शादी हुई थी ना, वो बहुत ही अच्छे शहर की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। पर उनकी शादी जहाँ हुई थी वो गांव था। गांव मतलब प्रॉपर गांव। जैसा कि हम सोचते हैं ना कि हम दिल्ली मुंबई में रहते हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, हम अपने गांव जा रहे हैं, वो नहीं। गांव मतलब उनका प्रॉपर गांव था। वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं थी, बिजली बहुत ही कम टाइम के लिए आता था और वहाँ पर ट्रेन, बस, इन सारी चीज़ों की भी सुविधा नहीं थी। कुआं से पानी भरना, घर वगैरह भी वहाँ पर आसपास में उस ढंग का नहीं था। लोग उस समय तक वहाँ पर खेती किया करते थे। तो उनकी शादी गांव में होती है और उनके हस्बैंड जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। आरती जी ने बताया है कि आप ये चीज़ भी मत बताइएगा कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में किस लाइन में थे। उनकी शादी हो जाती है, वो गांव आती हैं। उनके हस्बैंड तभी डिसाइड करते हैं कि वो आरती जी को गांव में नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई गांव से नहीं की है। कल की डेट में अगर उन्हें बच्चे होते हैं तो वो बच्चे भी उस गांव में कैसे पढ़ेंगे। अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर रहना पड़ेगा। आरती जी भी पढ़ी लिखी थी, उस गांव में एडजस्ट करना उनके लिए भी मुश्किल था। तो वो आरती जी को लेकर के शहर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक रेंट के घर में वो रखते हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड चले जाते हैं अपने काम पर। जब भी उनके हस्बैंड को टाइम मिलता था ना, तो वो आते थे, आरती जी से मिलते थे और अपनी फैमिली से मिलते थे। आरती जी बहुत कम अपने ससुराल जाया करती थी, वो ज़्यादातर अपनी मम्मी के घर पे ही जाया करती थी। पर ऐसा नहीं था कि उनकी इन लॉज वगैरह आते नहीं थे। सारे लोग आते थे, उनके सास ससुर सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। उनके मम्मी पापा सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। ऐसे करते करते ही टाइम बीत जाती है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आरती जी के घर में एक अच्छी खुशखबरी आती है। वो होती है उन्हें एक प्यारी सी बेटी, जिसका नाम होता है रिया। रिया के होने के बाद आरती जी की लाइफ में बहुत बदलाव आता है। अकेलापन भी उनका दूर हो जाता है। पर जब रिया होती है ना, तो रिया कभी भी अपने दादी के घर नहीं जाती है, क्योंकि गांव था। गांव में बच्चे को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। और छोटे बच्चे होते हैं ना कि कभी बीमार पड़ जाए, कभी कुछ, और उस गांव में डॉक्टर वगैरह की भी अच्छी सुविधा नहीं थी। इसीलिए रिया के पापा भी हमेशा मना करते थे कि नहीं, आप इसे लेकर के गांव नहीं जाइएगा। पर रिया के दादा दादी उससे मिलने के लिए हमेशा आया करते थे। रिया से मिलने के लिए वो अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उसे अपने गांव के बारे में भले ही नहीं पता था, पर वो अपनी फैमिली से बहुत क्लोज थी। रिया बचपन से ही ना बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो अपनी मम्मी की हर एक बात को माना करती थी। धीरे धीरे रिया बड़ी हो जाती है और रिया 5 साल की हो जाती है। उसका समर वेकेशन स्टार्ट होता है। उसी बीच आरती जी को गांव से फोन आता है कि उनके देवर की शादी है, मतलब रिया के अपने चाचा की शादी है। आरती जी बहुत खुश होती है कि उनके देवर की शादी है और साथ ही साथ रिया भी बहुत खुश होती है। वैसे तो वो 5 साल की बच्ची थी, उसे समझ नहीं था कि हाँ किस चीज़ के लिए खुशी, शादी क्या है ये, पर उसे इस चीज़ की खुशी थी कि वो फाइनली थोड़े दिन के लिए ही अपने दादी के घर जाएगी। उसे भी मालूम चलेगा कि गांव क्या होता है। शहर में बंद बंद छोटे से जगह में रहना और गांव खुली जगहों में उसे जाने का मौका मिल रहा था। वो बहुत खुश थी। रिया के पापा फ़ोन करते हैं और आरती जी को बोलते हैं कि मैं शादी के ही एक दिन पहले या फिर शादी के दिन आऊँगा, ये छुट्टी नहीं है, आप और रिया चले जाइए।
रिया और रिया की मम्मी मिलकर के पैकिंग करते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और नेक्स्ट डे आरती जी के देवर आते हैं उन्हें लेने के लिए। रिया अपनी दादी के गांव आती है और वहाँ उसे इतना मजा आता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आरती जी जहाँ डर रही थी कि गांव है, रिया बीमार पड़ जाएगी, इतनी गर्मी है, पानी, लाइट, इन सारी चीज़ों की सुविधा नहीं है यहाँ पर, और वहाँ जो रिया थी वो एक अलग ही खुशी मना रही थी अपनी, जैसे मानो कि उसे बहुत ही आज़ादी मिल गई हो खुलापन में जीने का। एक छोटी सी बच्ची को इतना समझ में आ गया था कि गांव में कितना खुलापन है और कितने अच्छे से वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही थी। वो अपने खेत को घूम रही थी, वहाँ पर वो देख रही थी कि जितनी भी लेडीज़ लोग हैं वो लोग कुएं से कैसे पानी भरते हैं, तालाब वगैरह में लोग कैसे नहाते हैं, बड़े बड़े पेड़ वगैरह थे, वहाँ पर चढ़ करके आम तोड़ना, ये सारी चीज़ों को देख करके ना वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और पहली बार उसने देखा था कि गांव में शादी कैसे होते हैं। ऐसे करते करते ही कुछ टाइम बीत जाती है। उसके बाद शादी का जो डेट होता है वो पास आ जाता है। सारे रीति रिवाज, सारे रिचुअल्स होने लगते हैं। रिया पहली बार गांव में देख रही थी कि गांव की शादी में कैसे रीति रिवाज होते हैं, कैसे रिचुअल्स होते हैं, और वो उन सारे को भी देख करके बहुत एंजॉय कर रही थी। पर इस बीच आरती जी बार बार डरती थी कि कहीं रिया बीमार ना पड़ जाए, और उनका ये सोचना बिल्कुल सही था क्योंकि शादी के एक दिन पहले ही रिया बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। और उसके बाद आरती जी इतनी परेशान हो जाती हैं कि शहर यहाँ से इतना दूर है, अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। वो रिया को समझाती हैं कि बेटा, दिन के टाइम में हम सारी लेडीज़ मिल करके बाहर जाएंगे कुछ रस्म करने के लिए, कुछ रिचुअल्स करने के लिए, तुम घर में रहना क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम बीमार पड़ सकती हो, और ज़्यादा बीमार पड़ जाने के वजह से शादी वगैरह में प्रॉब्लम होगा। बेटा, यहाँ हम इंजॉय करने के लिए आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि तुम बीमार पड़ जाओ। रिया बहुत ही समझदार होती है और वो बोलती है ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं है, आप सब लोग जाइए, मैं नहीं जाऊँगी। कुछ लोग बाहर से भी आए हुए होते हैं, वो सारे लोग भी अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा तुम लोग भी बाहर मत जाना, रिया घर में रहेगी, तुम लोग भी घर में रहो, घर में ही रह के खेलो, जब शाम हो जाएगी ना फिर तुम लोग बाहर जाना, उसके बाद जाकर के अपना खेलना या जो भी चीज़ है। 4-5 बच्चे होते हैं, सारे बच्चे मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि शादी का घर और बच्चे घर में रहे तो रहे कौन। घर के सारे लोगों को जाना था रस्म करने के लिए। बहुत सारे जेंट्स और जो थे अपने अपने कामों में बिजी थे, किसी को कार्ड देना था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पर रिया के जो पापा होते हैं, उनके दूर के भाई, कज़न ब्रदर जो होते हैं, उन्हें रखा जाता है घर पे कि घर की रखवाली भी वो करेंगे और बच्चे घर में हैं, बच्चों को भी वो देखेंगे। रिया की मम्मी उन्हें बोलती है कि रिया की तबीयत सही नहीं है, आप रिया का ध्यान रखिएगा, हम लोग आते हैं रस्म करके, उसके बाद आप अपने घर चले जाइएगा। उनका घर उनके घर से थोड़ी दूर पे था क्योंकि वो सारे लोग एक रिलेटिव थे। आरती जी और बाकी जितने भी लेडीज़ होती हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं, सारे लोग मिल करके जाते हैं रस्म को करने के लिए। और रिया यहाँ पर घर में 4-5 बच्चे के साथ और वो अपने दूर के अंकल के साथ, अपने चाचा के साथ घर पे ही रहती है। रिया का जो घर था ना वो बहुत ही बड़ा था, गांव का घर था, गांव का घर बहुत ही बड़ा होता है, और वो उसी आंगन में बैठ करके खेल रही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव का घर था, गांव का घर बहुत बड़ा होता है। उसके घर में 2 दरवाजे थे, एक आगे और एक पीछे। पीछे के जो दरवाजे थे बाहर जाने के लिए, उसके साथ साथ एक छोटा सा बगीचा भी था, बागान भी था। वहाँ पर भी कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे और बाथरूम वगैरह का भी वहीं पर इंतज़ाम था। घर के अंदर गांव के लोगों का ये सोच होता है ना कि घर के अंदर वो लोग वॉशरूम वगैरह, बाथरूम वगैरह नहीं रखते हैं, वो लोग थोड़ी दूर पर ही इन सारी चीज़ों को बनवाते हैं। तो वो लोग ना बनवाए हुए थे उसी बगीचे में, और वहीं पर एक कुआं भी था। और रिया जो है वो अपने आंगन में बैठ करके खेल रही थी। सारे बच्चे भी वहीं पे खेल रहे थे और उसके जो अंकल थे वो भी वहीं पर थे।
सारे बच्चे खेलते खेलते ये सोचते हैं कि हम लोग क्यों ना ऊपर वाले रूम में चले जाएं खेलने के लिए। वहाँ पर आराम से बैठ कर के, बड़ा बेड है, हम आराम से बैठ कर के हम लोग मस्ती करेंगे और खेलेंगे। वो सारे बच्चे बोलते हैं उस अंकल को कि चाचा, हम सारे बच्चे मिल कर के ना ऊपर उस रूम में चले जाते हैं खेलने के लिए, यहाँ पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। और वो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं तुम सारे बच्चे लोग मिल करके उस रूम में चले जाओ खेलने के लिए, बस रिया को छोड़ दो, क्योंकि रिया बीमार है। उसकी मम्मी ने बोला है कि मुझे देखने के लिए, अगर ये ऊपर चली जाएगी तो फिर मैं घर कैसे देखूंगा, घर भी देखना है और ऊपर आकर के रिया को भी देखना होगा, तुम लोगों को भी देखना होगा, तो ये मैं कैसे करूंगा। एक काम करो, तुम सारे बच्चे लोग मिल करके ऊपर चले जाओ, रिया को यहीं छोड़ दो। रिया को भी ऐसा ही लगता है कि सही है, उसकी तबीयत सही नहीं थी और वो सारे बच्चे के साथ रहना भी नहीं चाह रही थी। वो सोच रही थी कि वो अकेले अकेले में ही रहे और अपने अकेले में ही वो खेले। रिया बैठ करके आंगन में खेलती है, बाकी सारे बच्चे जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं खेलने के लिए। इतनी ही देर में सारी लेडीज सारे रस्मों को करके आ जाती हैं वापस। उसके बाद रिया की मम्मी सबसे पहले पूछती है रिया कैसी है, रिया कहाँ है। और वो जो अंकल होते हैं वो बताते हैं कि रिया ठीक है, रिया ऊपर अपने कमरे में है, सारे बच्चों के साथ खेल रही है वो। रिया की मम्मी सोचती है चलो अच्छी बात है, कम से कम बच्चे के साथ है, मन तो लग रहा है ना रिया को। मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगी और जा करके देख लूंगी रिया को कि रिया कैसी है। तब तक जितने भी लोग आए हैं आस पड़ोस के, इन सारे लोगों को चाय नाश्ता करवा दूं, क्योंकि रिया की मम्मी उस घर की बड़ी बहू थी और उनका फर्ज था कि सारे लोगों को, जितने भी गेस्ट आए उन लोगों को वो अटेंड करें। वो सबके लिए चाय वाय बनाने लगती हैं। सबको चाय वाय पिलाने के बाद वो ऊपर कमरे में जा करके ढूंढती हैं। रिया उसे वहाँ नहीं दिखती है। उसके बाद वो जो बच्ची थी, जो 8 साल की थी बच्ची, जो सबसे बड़ी थी, उससे पूछती है रिया की मम्मी बेटा तुमने रिया को देखा है। तो वो बताती है कि नहीं आंटी, मैं बहुत देर से रिया को ढूंढ रही हूँ, रिया मिल ही नहीं रही है। और देखिए ना, मैं उसके लिए चॉकलेट्स भी लाई थी, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ कि वो आएगी तो मैं उसके साथ चॉकलेट शेयर करके खाऊंगी, पर रिया अभी तक आई ही नहीं है। आरती जी जो होती है ना, वो नीचे आती हैं और नीचे आकर के बहुत परेशान हो जाती हैं। वो अपने पूरी फैमिली को बोलती है कि पता नहीं रिया बहुत देर से मिल नहीं रही है, पता नहीं रिया कहाँ चली गई है। आरती जी के जो ससुर होते हैं और उनके देवर होते हैं, वो सारे लोग बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग देखते हैं, हो सकता है आस पड़ोस किसी के यहाँ जाकर के बैठ गई होगी, आपको तो पता है ना उसे कितना मजा आ रहा है गाँव में। आरती जी सोचती हैं ये बात तो बिल्कुल सही है, ये लड़की ना बहुत ही बदमाश है, अभी आने दीजिए इसे, मैं बताती हूँ। आप लोग उसे देख करके आइए तो वो कहाँ है। उनके देवर और उनके ससुर जी घर से बाहर आते हैं, अगल बगल आस पड़ोस जितने भी लोग होते हैं उन सबके यहाँ वो लोग देखते हैं, पर रिया का कुछ पता नहीं चलता है। फिर उनके देवर सोचते हैं क्यों ना हम लोग थोड़ा गांव वगैरह में और आगे जाके देखें, जहाँ तालाब है वहाँ, थोड़ा खेत में, थोड़ा कुएं के पास, सारे जगह जाकर के वो लोग देखते हैं, पर रिया का कुछ भी पता नहीं चलता है। रिया को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आरती जी बिल्कुल बेचैन और बहुत परेशान हो जाती है कि उनकी बेटी गई तो गई कहाँ। थोड़ी देर के बाद जब उनके ससुर जी और देवर घर आते हैं, वो कहते हैं रिया का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उनके ससुर बोलते हैं तुम लोगों ने बगान में देखा, बगीचे में देखा, हो सकता है बच्ची दिन में खेलते खेलते पीछे चली गई होगी। तो आरती जी बोलती हैं कि हाँ चलिए मैं भी देखूंगी वहां जा करके। तो उनके ससुर जी बोलते हैं नहीं नहीं आप मत जाइए, शाम का टाइम है, अंधेरा हो गया है, उधर भी थोड़ा बहुत जंगल है, ऐसा ना हो कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए और काट ले, और बच्ची हो सकता है बीमार होगी और वो खेलते खेलते चली गई होगी उसी बगान के तरफ, और वहां जाकर के वो हो सकता है कहीं या तो सो गई होगी या तो बेहोश हो गई होगी, हम लोग जाकर के देखते हैं, आप परेशान मत होइए। 2-3 जेंट्स मिलकर के उस बगीचे की तरफ जाते हैं, पूरे बगान बगीचे को अच्छे से छान मारते हैं, पर रिया का कुछ पता नहीं चलता है। तभी रिया के जो अपने चाचा होते हैं वो बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग एक बार इस कुएं को देखें, कहीं बच्ची कुएं के आसपास आई होगी, सारी जगह के कुएं को हमने देख लिया है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो रिया के जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि बच्ची कुएं में क्यों आएगी, कुआं इतना ऊंचा है, रिया इतनी छोटी है, और अगर वो आएगी भी तो इसमें थोड़ी गिर सकती है। पर उसके चाचा बोलते हैं नहीं, मुझे एक बार देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ गलती से रिया गिर गई होगी इसमें। जब वो लोग कुएं के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोग ना अपने कुएं को
बंद करके रखते थे, क्लोज करके रखते थे, क्योंकि पानी में कुछ गंदा ना गिर जाए जिसकी वजह से वो लोग उस पानी को पी भी नहीं सकेंगे, या फिर कोई पक्षी वगैरह ऊपर से गंदा ना गिरा दे। पर रिया के चाचा देखते हैं कि वो जो कुआं के ऊपर उन्होंने जिस चीज से कवर करके रखा था वो थोड़ा सा खुला हुआ है, कुआं दिख रहा है, उसके अंदर की पानी भी दिखाई दे रही थी। तभी रिया के चाचा को लगता है कि ये कुआं किसने खुला छोड़ दिया, हम लोग हमेशा बंद करके रखते हैं, अब ऐसे में ही गंदा चला जाएगा, पता नहीं ऐसा क्यों खुला हुआ है ये। वो लोग सब लोग मिल करके उस कुएं के ऊपर के सारे सामान को हटाते हैं, और रिया के चाचा जब कुआं के अंदर देखते हैं तो वो देखते हैं उसके अंदर रिया होती है। उस समय उन सारे चीज़ों को देख करके रिया के चाचा को कुछ समझ नहीं आता है कि वो घर के अंदर जा कर के आरती जी को क्या जवाब देंगे। एक बच्ची 5 साल की जो उस कुएं तक पहुंच नहीं सकती थी, कैसे उसमें गिर सकती है। सारे लोग मिलकर के रिया को उस कुएं से निकालते हैं और उसके बाद रिया को लेकर के घर के अंदर आते हैं। आरती जी देख करके बहुत परेशान हो जाती है कि उनकी बच्ची पूरी भींगी हुई, बहुत ही गंदे कंडीशन में है, ऐसा कैसे हो सकता है उस बच्ची के साथ। आरती जी बोलती है, आप यहाँ पर आसपास जो भी डॉक्टर है किसी को भी बुला करके लाइए। उनके देवर एक बगल में ही डॉक्टर होते हैं, उन्हें लेकर के आते हैं। डॉक्टर देखते हैं और देखते के साथ ही बोलते हैं कि रिया अब नहीं रही है, रिया को गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। आरती जी बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है, आप गांव के डॉक्टर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। वो अपने देवर को बोलती हैं, एक काम करो, तुम गाड़ी का इंतज़ाम करो, मैं रिया को लेकर के शहर जाऊँगी। गाँव के लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ना इनके यहाँ के डॉक्टर को समझ में आ रहा है, मुझे रिया को लेकर के शहर जाना है, मुझे शहर जा कर के दिखाना है रिया को कि रिया को क्या हुआ है। सारे लोग मिलकर के आरती जी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत टाइम के बाद जा कर के आरती जी को ये समझ में आ जाता है कि रिया अब उनके बीच नहीं है। आरती जी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ उनके साथ। एक माँ है, वो माँ के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करेंगी। नेक्स्ट डे रिया के पापा आते हैं। पापा के आने के बाद आरती जी उन्हें भी देख करके बहुत रोती है कि देखिए ना, हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया के पापा को भी कुछ समझ नहीं आता है। सब लोग मिलकर के रिया का अंतिम संस्कार करते हैं, और जितने भी लोग आए हुए थे शादी को कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया जाता है और सारे लोग रुक जाते हैं रिया के अंतिम संस्कार के लिए। कुछ दिन के बाद रिया की मम्मी को रिया का डॉल मिलता है उसी आंगन में, जिस डॉल को लेकर के रिया उस आंगन में बैठ कर के खेल रही थी। रिया की मम्मी जब उस डॉल को उठाती है तो उन्हें लगता है कि ये जो डॉल है ना, इसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डॉल बहुत गंदी पड़ी हुई थी और वो बहुत ही अलग ढंग से टूटी हुई थी। रिया की मम्मी को कुछ ये सारी चीज़ें अजीब लगते हैं। वो जा कर के रिया के पापा को बोलती है कि ये देखिए ना, ये डॉल जो है मुझे आंगन में मिला है, और ये डॉल इस ढंग से क्यों टूटी हुई है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये डॉल रिया की सबसे फेवरेट है। इस डॉल को वो जल्दी किसी को हाथ तक लगाने नहीं देती है, पर वो इस गंदे ढंग से कैसे टूट सकती है। रिया के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बच्ची है, खेलते खेलते टूट गई होगी, इतना ज़्यादा रिएक्ट मत करो, क्या ही मतलब है अभी ये डॉल का, टूट जाए या कुछ भी हो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इन सारी चीज़ों में। आरती जी को तब भी लगता है कि नहीं, कुछ तो ज़रूर है। ऐसे करते करते 10 दिन कंप्लीट हो जाता है। रिया का जितना भी रस्म होता है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोग जो आए हुए होते हैं वो सब वापस अपने घर जाने लगते हैं। उस बीच आरती जी एक चीज़ को नोटिस करती है कि वो जो बच्ची होती है ना 8 साल की, वो बहुत ही सहमी भी होती है, वो लोगों से बात उतना नहीं करती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। बच्चों के साथ खेलना भी उसका बंद हो जाता है। वो बेचारी बहुत ही अलग जैसी दिखती है आरती जी को। आरती जी उसके पास जाती है और उससे जा कर के पूछती है, बेटा उस दिन तुम घर पे थी, रिया के साथ थी, क्या हुआ था रिया के साथ बेटा, बताओ ना मुझे। आरती जी उससे बोलती हैं, मेरी एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी चली गई। अगर तुम मुझे बता दोगी ना कि रिया के साथ क्या हुआ था उस दिन, तुम्हें अगर कुछ भी पता है
तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे मन को बहुत ही तसल्ली मिलेगी कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था। अब मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी मम्मी को तो मम्मी बोल सकती हो, मुझे मम्मी कौन बोलेगा बेटा? इसलिए प्लीज़ मुझे बताओ ना क्या हुआ था। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगी, तुम्हारी मम्मी को भी नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे कुछ बताया है। बहुत कुछ बोलने के बाद आरती जी सिर्फ इस चीज़ को कोशिश कर रही थी जानने का कि उन्हें थोड़ा सा भी कुछ क्लू मिले कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ था। बहुत समझाने के बाद वो बच्ची बताती है कि आंटी, जिस दिन आप सारे लोग गए हुए थे ना रस्म करने के लिए शादी की, उस दिन रिया नीचे यहीं आंगन में खेल रही थी और हम सारे बच्चे मिलकर के ऊपर रूम में थे, पर मैं नीचे आई थी रिया को लेने के लिए। तो वो जो रिया के अंकल थे ना, उन्होंने बोला था कि बेटा एक काम करो, तुम सारे लोग जाकर के ऊपर खेलो, रिया को नीचे छोड़ दो, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला है मुझे इसका ध्यान रखने के लिए। वो रिया को हम लोगों के साथ नहीं भेजते हैं खेलने के लिए। उसके थोड़ी देर के बाद वो अंकल मुझे जोर जबरदस्ती करके घर से बाहर भेजते हैं चॉकलेट्स लाने के लिए। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी, गांव था तो गांव में जितने भी दुकानें थे ना, वो सब बहुत अच्छे अच्छे दूर पर होते हैं, पास में नहीं होते हैं, बहुत अच्छा दूर होता है दुकान। तो वो जो बच्ची होती है वो बताती है कि मुझे वो अंकल घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि मैंने तो स्लीपर भी नहीं पहना है, और अगर मैं चॉकलेट्स लाने के लिए बाहर निकली हूँ और मेरी मम्मी ने अगर मुझे देख लिया ना, तो मुझे बहुत पिटाई लगेगी। मैं फिर भी बाहर से दरवाजे को नॉक करती हूँ कि अंकल प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। मम्मी ने अगर मेरी देख लिया ना, तो मुझे बहुत पिटाई लगेगी, और मैंने तो स्लीपर भी नहीं लिया है, मैं कैसे जाऊँगी? पर अंदर से ना आंटी कोई जवाब नहीं आता है। फिर मैं ना खिड़की के पास आती हूँ, और मैं जब खिड़की के पास आती हूँ तो मैंने बस इतना देखा था कि रिया अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है, और वो जो उसके अंकल होते हैं वो रिया को अपने पास बुलाते हैं, और रिया बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं आना है, मैं अपने डॉल के साथ ही खेलूंगी। और वो जो अंकल होते हैं ना, जोर जबरदस्ती करके रिया से वो डॉल जो होता है उसे छीन लेते हैं, और वो रिया को बोलते हैं कि जो बच्चे मेरी बात को नहीं सुनते हैं ना, मैं उस बच्चे को बहुत ही गंदा सजा देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिया जो है ना आंटी, बहुत जोर जोर से रो रही थी, और मैंने इतना तो देखा ही था। और उसके बाद ना मैंने ये भी देखा था कि वो जो अंकल हैं, उन्होंने ना रिया की जो वो डॉल थी ना, उसके हाथ पैर को भी वो घुमा करके तोड़ देते हैं। रिया और भी ज़्यादा रोने लगती है। जब मैं ये सारी चीज़ों को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लग जाता है, और मैं चली जाती हूँ चॉकलेट्स लाने के लिए। वापस चॉकलेट्स लेकर के आई थी ना, तो दरवाज़ा ना अंदर से बंद था, और उसके बाद मैंने दरवाजे को नॉक किया तो वो अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। फिर मैं पूछती हूँ कि रिया कहाँ है, तो वो बताते हैं कि रिया ऊपर सारे बच्चे के साथ ऊपर कमरे में खेल रही है। जब मैं ऊपर आई थी ना आंटी, तो मैंने देखा ना कि कमरे का भी दरवाजा बाहर से बंद। फिर मैं उस दरवाजे को बाहर से खोलती हूँ और तब मैं अंदर जाती हूँ, तो मैं सारे बच्चे को देखती हूँ, पर वहाँ पर मुझे रिया नहीं मिलती है। उसके बाद मुझे पता नहीं है कि रिया के साथ क्या हुआ था, और पर मुझे ना वो अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। वो अंकल बहुत ही गंदे हैं। रिया जिस ढंग से रो रही थी ना, मुझे देख करके ही लग रहा था कि वो अंकल अच्छे नहीं हैं। चॉकलेट लेकर के मैं जब आई थी ना, तब से मैंने रिया को नहीं देखा था। आगे का मुझे कुछ भी पता नहीं आंटी, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। ये सारी बातों को आरती जी जब सुनती है ना, वो हर चीज़ों को, हर पहलू को मिलाना शुरू करती हैं कि मेरी बेटी की बॉडी जब कुएं से निकल करके आई थी, तो उनकी बेटी के हाथ पैर टूटे हुए थे, उसकी बॉडी पर भी बहुत सारे निशान थे चोट्स के, जैसे कि मानो बच्चे को इतना ज़्यादा चोट था, उस बच्चे को बहुत मारा पीटा गया हो। वो जो डॉल मिली थी आरती जी को आंगन में फेंकी हुई, वो डॉल के भी हाथ पैर टूटे हुए थे। वो जब सारे पहलू को जोड़ती हैं, और उसके बाद वो जाती हैं अपने हस्बैंड के पास, और उन्हें जाकर के वो बोलती है कि देखिए, या तो आप पुलिस को बुलाइए, या फिर आप इन सारी चीज़ों का पता करिए कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ था। मुझे बहुत कुछ मालूम चल चुका है, इसीलिए आप अब इसका कुछ पता करिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रिया के जो पापा होते हैं ना, वो बोलते हैं कि तुम ज़्यादा रिएक्ट मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम बिना मतलब की बातों को बना रही हो अपनी मर्जी से। अगर इतना ही था तो तुमने रिया का ध्यान क्यों नहीं दिया, तुम रिया को छोड़ करके क्यों गई? तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती की वजह से आज वो बच्ची नहीं है हमारे बीच, ठीक है? मेरी बच्ची नहीं रही सिर्फ तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। आरती जी बोलती है मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए
आरती जी कुछ भी नहीं सोचती हैं समझती हैं, वो घर के आंगन में आती हैं और अपने जितने भी जान पहचान के लोग होते हैं उन सब को जमा करती हैं। और वो जो दूर के अंकल थे रिया के, जो उस दिन मौजूद थे, उन्हें बुलाती है। उसे बुलाने के बाद आरती जी ये बोलती हैं कि देखो उस दिन क्या हुआ था रिया के साथ, तुमने क्या किया था रिया के साथ, मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ था। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और मुझे अब कोई नहीं रोकेगा। वो जो लड़का होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सिर्फ ये बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। जितने भी लोग होते हैं आसपास के आरती जी के, वो सारे लोग बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ की बहू हो, तुम ये क्या कर रही हो। आरती जी की जो सासू माँ होती हैं वो आकर के आरती को उल्टा फुल्टा बोलने लगती हैं कि तुम बहू होकर के गांव में सारे लोगों को जमा करके ये क्या नाटक कर रही हो, तुमने खुद अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे वजह से आज मेरी पोती हमारे बीच नहीं है और तुम बिना मतलब का किसी को भी बुला करके नाटक कर रही हो। आरती जी बोलती हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है कि क्या हुआ था रिया के साथ और मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, अब तो यही बताएगा कि क्या हुआ था। बहुत कुछ बोलने के बाद जाकर के वो डर करके ये बताता है कि हाँ मेरी ही गलती थी, मैंने रिया के साथ कुछ गंदे काम किए थे, कुछ गलत काम किया था, उस चीज़ की वजह से रिया की जान चली गई मेरे से। रिया मेरी बात नहीं सुन रही थी और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना रिया पर, उस चीज़ की वजह से जोर ज़बरदस्ती में गलती से मैंने उसके हाथ पैर तोड़ डाले। और उसके बाद भी रिया बहुत जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी, मैं मम्मी को जाकर के बता दूंगी कि आप गंदे अंकल हैं। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना रिया पर, मुझे ये लग रहा था कि कहीं कोई अगर आ जाए और अगर देख लेना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैंने रिया को बहुत पीटा भी था, इसीलिए उसे इतनी सारी चोट लगी हुई थी। और लास्ट में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूं, तो मैंने सोचा कि मैं रिया को क्यों ना कुएं में फेंक देता हूँ। जब वो कुएं में चली जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि रिया कहाँ है और इतनी आसानी से कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा, इसीलिए मैं कुएं में उसे फेंक देता हूँ। तभी आरती जी बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आया, एक 5 साल की बच्ची, उसके साथ एक तो इतना गंदा और घिनौना काम करते हुए, और दूसरा तुमने मेरी बेटी को मार तक दिया और मार करके तुमने उसे कुएं में फेंक दिया। तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगा इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतना गलत करते हुए? तुम कहने के लिए उसके अंकल हो, चाचा हो, और तुमने इतना घिनौना काम किया एक छोटी सी बच्ची के साथ। आरती जी वहीं पर सारे लोगों के सामने उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। आरती जी के हस्बैंड आके उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई भी पुलिस नहीं आने वाली है, कुछ नहीं आने वाला है, ये हमारा पारिवारिक मैटर है, हम इसे घर में ही सुलझा लेंगे। और एक बात याद रखना, अगर तुम पुलिस को बुलाती हो या कुछ भी करती हो तो मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी सारी गलती की वजह से आज हमारी बच्ची नहीं है और हमारे घर के इज्जत की बात है। कल और भी लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है। इन सारी चीज़ों की वजह से तुम क्या चाहती हो कि हमारे घर में किसी की शादी ना हो, कुछ ना हो? तुम चुपचाप से अंदर जाओ। आरती जी कुछ नहीं कर पाती हैं, कुछ नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि सारे लोग आरती जी को मिलकर दबा देते हैं। वो अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आरती जी बोलती हैं अपने हस्बैंड से कि आप एक काम करिए, मुझे शहर छोड़ दीजिए, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे मालूम चल गया कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ था। आरती जी के हस्बैंड उन्हें लेकर के शहर आ जाते हैं और वो अपने काम पे वापस चले जाते हैं। आरती जी उस बीच अपनी मम्मी से जाकर के मिलती हैं, वो सारी बातें अपनी मम्मी अपने भाई को बताती हैं और उनके भाई ये बोलते हैं कि दीदी देखो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, तुम्हें शायद इस चीज़ का डर होगा कि शायद तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें छोड़ देंगे, पर एक बात याद रखना, जो चीज़ तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। कम से कम अपने लिए ना सही, रिया के लिए ना सही, रिया तो अब वापस आएगी नहीं, पर दूसरे के लिए, दूसरे की सेफ्टी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तुम मेरे साथ गाँव चलो और हम उसे पुलिस के हवाले करवाएंगे ज़रूर, क्योंकि हमारी बच्ची गई है। तुम किसी के बारे में भी मत सोचो। आरती जी के जो भाई होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाकर के उसके लिए रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस के साथ वो गांव पहुंचते हैं। गांव जब वो पहुंचते हैं तो रिया की जो दादी होती हैं, उनके दादाजी, वो सारे लोग मिलके बोलते हैं कि आरती का दिमाग खराब है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बिना मतलब की बातें बना रही है।
पुलिस इन सारी चीज़ों को नहीं सुनती है। आरती जी भी उस समय किसी की बातों को नहीं सुनती है। वो सिर्फ अपने लिए स्टैंड लेती है, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेती है और वो बोलती है नहीं, इसे अरेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए ना सही, मेरी बेटी के लिए ना सही, क्योंकि मेरी बेटी अब वापस नहीं आ सकती है। वो गांव वाले लोगों से, अपने रिश्तेदार से, अपनी सासू माँ से कहती है कि यही चीज़ अगर आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करती। आपको ये भी थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि वो एक 5 साल की बच्ची थी। मुझे जो करना है मैं वो ज़रूर करूँगी, चाहे आप लोग मुझसे रिश्ता रखिए या ना रखिए। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उससे लेकर के चली जाती है। आरती जी वापस अपने मम्मी के यहाँ आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें तो अलग चीज़ें हैं कि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, सब कुछ सही है, पर क्या ये सज़ा काफ़ी है? जो लोग इतना गंदा और घिनौना काम करते हैं उनके लिए क्या सिर्फ एक उन्हें अरेस्ट कर लेना, जेल में डाल देना, फांसी हो जाना, क्या ये काफ़ी है? और इन सारी चीज़ों से क्या ये सारी चीज़ें रुक रही है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मुझे कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास के लोग, मतलब हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारी सोसाइटी होती है, हमारी जो समाज होती है, सारे लोग नहीं, कुछ लोग, हम लड़कियों को जज किया जाता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम बाहर जाओगी फिर कुछ ना कुछ होगा तुम्हारे साथ, और ये सारी चीज़ें फालतू तुम्हारे बाहर जाने के वजह से होती है। तुम लोग कपड़े अच्छे से नहीं पहनती हो इसलिए होता है, या फिर तुम लोग लड़के दोस्त बनाती हो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 3 साल की बच्ची होती है, 10 साल की बच्ची होती है, 6 महीने की बच्ची होती हैं, वो लोग अकेले कहाँ जाती हैं? वो लोग किस ढंग के कपड़े पहनती हैं? वो लोग कौन से लड़के दोस्त बनाती हैं? या फिर उन लोगों को ये सारी चीज़ें समझ होती है क्या जो उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं? पर हमारा समाज को सिर्फ, और हमारे आसपास के लोगों को सिर्फ ये करने में मज़ा आता है कि कुछ नहीं मिले तो हम लोग बस किसी पर अपने ओपिनियन को या अपनी किसी चीज़ को थोप देना, और कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगी ना कि आज के डेट में अगर हम लोग अपने घर पे जाकर के ये बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे किसी पार्टी में जाना है, मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि नहीं बेटा तुम नहीं जा सकती हो क्योंकि रात हो जाएगा, रात में कैसे तुम वापस आओगी, ये सब चीज़ पसंद नहीं है, पापा नाराज़ हो जाएंगे। तो अगर हम लोगों को लेट नाइट बाहर जाने के लिए मना किया जाता है घर से ना, तो मैं ये चाहूँगी कि लड़कों को भी मना किया जाए, क्योंकि सिर्फ लड़कियों के बाहर जाने से कुछ भी गलत नहीं होता है। जब लड़के भी घर से बाहर निकलते हैं उनके वजह से भी ये सारी गलतियां होती हैं। लड़कों पर कभी भी इन सारी चीज़ों का रोक नहीं लगाया जाता है। अगर वो गलती कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हो रहा है, लड़का है, हो जाता है गलती। लड़कियों को संभल कर रहना चाहिए। या फिर हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वो एक ही बात बोलेंगे, उसकी माँ ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। आपको पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ उस पर कितना ध्यान देती है। आप सिर्फ एक बोलने के लिए हैं, वो उसकी माँ है, उसे मालूम है कि वो अपने बच्चे को किस ढंग से देख रही है। आपके बोलने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप सिर्फ अपने ओपिनियन को रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे समाज के कुछ लोग बोलते हैं ना, इन सारी चीज़ों से बाहर हमें निकलना चाहिए। हम लोग आगे भविष्य हैं, फ्यूचर है हम अपने समाज के, हम अपने देश के। कल हमारा बच्चा भी इस देश के लिए भविष्य होगा, फ्यूचर होगा। हमें आज के डेट में अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को, कि बेटा तुम अगर कभी बाहर जाओ ना और तुम्हारे आसपास अगर लड़कियां हो ना तो तुम उसे इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। तुम जब किसी लड़की के पास बैठो या उसके सामने बैठो ना, तो वो लड़की इतना कंफर्टेबल फील करे, उससे ये नहीं लगे कि वो लड़का मुझे किस नज़र से देख रहा है, क्या मैंने ठीक से कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, मुझे ये चीज़ ठीक करना होगा क्योंकि वो मुझे बहुत गंदे से देख रहा है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें जल्दी घर जाना है क्योंकि रात हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, अच्छा माहौल नहीं है। इन सारी चीज़ों का हमें डर होता है। इन सारी चीज़ों को हमें ही मिल करके ख़त्म करना होगा, क्योंकि कल हो करके जब हम अपने आसपास अपने छोटे भाई बहन को ये चीज़ सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तभी जाकर के हमारा सोसाइटी, हमारा समाज इन सारी चीज़ों में बदलाव लाएगा। बहुत सारे स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखाए जाते हैं कि हाँ, बच्चे को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया जाता है। ये सारी चीज़ें ना जो मम्मी पापा होते हैं, आप लोग अपने घर में भी बच्चों को सिखाइए कि सही छूना,
गलत छूना क्या होता है। हम लोग अगर किसी अनजाने लोग से बात कर रहे हैं तो कितना बात करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना ज़रूरी है बच्चे को बात करना उनसे, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप दीजिए। और हाँ, कभी भी अपने कितने भी पसंदीदा इंसान हो, कितना भी आपका प्रिय क्यों ना हो, चाहे वो आपका भाई हो, आपके हस्बैंड का भाई हो या कोई भी हो, किसी पर भी अपने बच्चे को छोड़ने से पहले 2 बार सोचिएगा। क्योंकि आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा माहौल, इतना ज़्यादा टाइम खराब हो चुका है ना कि हम लोग किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कब क्या हो जाए। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोगों को इस स्टोरी से, इन सारी चीज़ों से कुछ भी हेल्प मिले तो इसका ज़रूर आप लोग यूज़ करिएगा और इस वीडियो को जो भी कुछ लोग हैं उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। आरती जी के साथ कोई नहीं था, वो बेचारी अकेले ही सब कुछ सहती चली गई। वो 5 साल की बच्ची बहुत सारे दर्द को सहते सहते धीरे धीरे इस दुनिया को वो छोड़ के चली गई। उसके लिए भी कोई नहीं था। पर अगर हम लोग चाहें ना तो हम लोग कल किसी के लिए खड़े हो सकते हैं। हमें अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना है कि अब अगली कोई आरती ना हो, कोई रिया ना हो। मैं किसी को ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा लगा होगा, क्योंकि ये वर्ड अपने में ही इतना भारी है, इतना ज़्यादा घिनौना चीज़ है ये कि इस चीज़ को मैं किसी को बोल भी नहीं सकती हूँ कि आप इमेजिन करिए। भगवान ना करे किसी के भी लाइफ में ये वक्त हो, ना तो किसी माँ के लिए ना ही किसी बच्ची के लिए। मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानी इस चीज़ को लगती है सोचते हुए कि रिया, वो इतनी छोटी सी बच्ची, जब उसके साथ कुछ भी हो रहा होगा गलत, वो उस चीज़ को समझ भी नहीं सकती थी। वो समझ भी नहीं पा रही होगी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो बिना कुछ समझे बेचारी को बिना कुछ किए अपनी जान तक देनी पड़ी। हम उस देश के नागरिक हैं जहां हम ये बोलते हैं कि हम आज़ाद। क्या मैं आज़ाद हूँ या फिर आप लोग आज़ाद हैं? तो आप लोग सतर्क रहिए, सेफ रहिए और मैं मिलती हूँ फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।